डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम यूनिट 11 में अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, उसमें हम फिनॉल के इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, रायमंड-टायमंड रिएक्शन, कॉल्वे रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल और अदर रिएक्शन की स्टडी करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने यहाँ पर रायमंड-टायमंड रिएक्शन लिखी हुई है, कॉल्वे रिएक्शन लिखी है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि रायमंड-टायमंड रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है और कॉल्वे रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। फिनॉल की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। हम फिनॉल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। तो रायमंड-टायमंड अभिक्रिया में जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन स्नेह अभिकर्मक है, वो क्या है, और कॉल्वे रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल है यानी इलेक्ट्रॉन स्नेह अभिकर्मक है, वो क्या है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर अभी आपको मिल जाएगा। हम आज की वीडियो में सबसे पहले शुरुआत करते हैं कॉल्वेज रिएक्शन में। चलिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉल्वे रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, कॉल्वे रिएक्शन में हम इसकी रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं फिनॉल। आप देखिए, ये इस तरह से ये मैंने इस फिनॉल को लिख दिया। अब मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा यहाँ पर NaOH के साथ, जो कि एक्वस है। ठीक है, यानी जलीय NaOH के साथ मैं इसकी अभिक्रिया कराता हूँ। तो यहाँ होगा क्या, तो देखिए, यहाँ से ये जो O और H है, आपको बताने की आवश्यकता है कि ये जो फिनॉल है, फिनॉल में ये जो बेंजीन रिंग आपको नज़र आ रही है, इसमें रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस यानी कि अनुनाद होता है, जिसकी वजह से O और H के बीच में जो शेयर्ड पे इलेक्ट्रॉन है, O और H के बीच में जो साझे के इलेक्ट्रॉन है, वो O की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं। यानी कि ये O और H के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो O की तरफ क्या होते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये H पॉजिटिव बना लेता है और O पर नेगेटिव साइन आ जाता है। ठीक है, यानी कि ये फिनॉक्साइड आयन का फॉर्मेशन कर लेता है। तो यहाँ से ये H और यहाँ से OH ये बाहर हो जाता है और Na इसके यहाँ पर लिंक हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। ये देखिए, यहाँ पर ये सोडियम फिनॉक्साइड बन चुका है। रिमूव क्या हुआ था, वाटर मॉलिक्यूल, जलकणु निकला था, उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। आप जानते हैं ये कौन है, फिनॉल, और ये जो है सोडियम फिन ऑक्साइड, सोडियम फिन ऑक्साइड इसका नाम है। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये सोडियम फिन ऑक्साइड। ये देखिए फिन और यहाँ पर ऑक्साइड, ये लिख देता हूँ मैं ऑक्साइड। अब इसके बाद ये तो इसकी फर्स्ट स्टेप है। अब अगर हम इसकी सेकेंड स्टेप की बात करते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो देखिए यहाँ क्या होगा कि सबसे पहले हम इस सोडियम फिनॉक्साइड को लिखते हैं, ये हमने ONa सोडियम फिनॉक्साइड को लिख दिया। अब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे यहाँ पर CO2 के साथ, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो होता है 403 केल्विन। डिग्री सेंटीग्रेड की बात करेंगे तो 125 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड में ये रिएक्शन होती है। और यहाँ पर 4 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 4 से 7 वायुमंडलीय दाब होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो CO2 है जो आपको यहाँ नज़र आ रहा है, मैंने कहा आपसे कि ये CO2 इलेक्ट्रोफाइल है ना। ये CO2 यहाँ पर कौन है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है। अब ये कैसे है, चलो बता देते हैं आपको। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं इलेक्ट्रोफाइल, ये CO2 यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है। अब CO2 यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है, तो इसको मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ। देखो डियर,
यहाँ पर इस CO2 को आप कैसे लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, ये CO2 को आप ऐसे लिख सकते हो। आपको पता है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। आपको ये भी पता है जहाँ डबल बॉन्ड होते हैं वहाँ पाई सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो जहाँ पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड होंगे वहाँ पाई सिग्मा तो होंगे ही। तो यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है, यानी जो पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होता है वो हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ होता है। तो या तो आप इधर मूवमेंट करा दो या इधर मूवमेंट करा दो। फिर से सुनिए, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। कार्बन कम ऋण विद्युतीय होता है, ऑक्सीजन अधिक ऋण विद्युतीय होता है। इसलिए जो पाई इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन है, पाई इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण है वो कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ होगा। तो मैंने किधर कर दिया, मैंने इस तरफ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर साइन कौन सा आएगा, प्लस, और ये वाला बॉन्ड जब इधर चला जाएगा तो यहाँ पर साइन कौन सा आएगा, माइनस। अब देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा ऐसे, कार्बन पे प्लस साइन आ गया और O पर यहाँ पर साइन क्या आ गया, माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात दिमाग में रखिए कि यहाँ कार्बन पर साइन कौन सा है, पॉजिटिव। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल कौन है यहाँ पर, कार्बन। तो अटैक कहाँ किधर से होगा, कार्बन साइड से होगा अटैक, ठीक है। अब वही चीज़ आपको बता रहा था मैं कि यहाँ देखें आप कि यहाँ जो CO2 है उसके कार्बन पर प्लस साइन है, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो ये जब CO2 जब यहाँ अटैक करेगा तो आपको पता है पूरे बेंजीन में क्या है, यहाँ पर CH 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 CH, सिर्फ यहाँ पर C है क्योंकि यहाँ पर H था, उसके रिप्लेस में ONA लिंक हो चुका है। तो यहाँ CH है। अब ये CO2 जो है कहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा, कहाँ पर, यहाँ पर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा है कि CO2 यहाँ क्यों अटैक करेगा, यहाँ क्यों नहीं करेगा। तो देखो ये डिपेंड करता है इस बेंजीन रिंग से जो भी यहाँ ग्रुप लिंक है उस पर डिपेंड करता है। अगर मान लो बेंजीन रिंग से कोई ऐसा ग्रुप या समूह जुड़ा हुआ है जिसके अंदर ओनली सिंगल बॉन्ड है तो वो आर्थो एंड पैरा पर अटैक कराता है। और कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ हो जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो वो हमेशा मेटा पर, मेटा कहाँ है, ये मेटा होता है, यहाँ पर अटैक करवाएगा। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पर समझाऊँ, ये देखिए कि अगर ये NH2 है, इसको ज़रा ध्यान से देखें, बेंजीन रिंग पर अगर ये NH2 लगा है तो आप देखें इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है तो ये बनाएगा आर्थो पैरा पर अटैक करवाएगा। अगर मान लो हेलोजन ले लेते हैं आप ऐसे तो देखिए इसमें भी सिंगल बॉन्ड है तो ये भी आर्थो पैरा पर अटैक कराएगा। इसी तरह से अगर आप CH3 ले लेते हैं जिसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि इसमें भी सिंगल बॉन्ड है तो ये भी वही करेगा। अगर आप OH ले लेते हैं तो O में देखिए यहाँ पर एज लाइक दिस, ये इस तरह से है, ठीक है, तो भी इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है तो ये भी क्या करेगा, आर्थो पैरा। तो ये भी आर्थो पैरा पर अटैक करवाएगा, ये भी आर्थो पैरा पर, ये भी आर्थो पैरा पर, ये भी आर्थो पैरा पर। यानी कि ये आर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं, ये आर्थो पैरा यौगिकों का निर्माण कराते हैं या करते हैं। अब हम वो भी बता देते हैं आपको कि देखो वो ग्रुप जैसे मान लो COOH, जैसे CHO, जैसे CN, ठीक है, ये जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, तो आप देखिए इनके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। इसको खोलो जरा, कैसे खोलोगे, C डबल बॉन्ड O और OH। आपने देखा अगर यहाँ से बेंजीन से लिंक है तो इसमें डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है तो ये क्या बनाएगा, मेटा बनाएगा। CHO को भी खोलो, CH डबल बॉन्ड O, यानी क्या डबल बॉन्ड O नज़र आ रहा है, ये भी मेटा बनाएगा। CN को तो ऑलरेडी आपको पता ही है, C ट्रिपल बॉन्ड N, ये भी क्या है, मेटा प्रोडक्ट है। उसी तरह से अगर आप आगे देखें C डबल बॉन्ड OCl, ये एसिड क्लोराइड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, ये क्या बनाएगा, ये भी भाई मेटा प्रोडक्ट बनाएगा। अब अगर मान लो कि यहाँ पर ईस्टर ले लो, ईस्टर COOR, तो इसमें भी आपको पता है C डबल बॉन्ड OR, ये भी क्या बनाएगा, ये भी मेटा प्रोडक्ट बनाएगा। तो आप समझ रहे हो ना। अगर मान लो मैं ईथर की बात करूं, ईथर में आपको पता है OR ग्रुप होता है, अगर ये बेंजीन से लिंक हो तो बताइए
ये आर्थो पैरा प्रोडक्ट है कि मेटा है? सोचो थोड़ा सा। चलो मैं बताता हूँ आपको क्या है। आप इसको ऐसे लिख लीजिए, लिखा आपने, बेंजीन से लिंक कर दो 1 2 3 4 और यहाँ पर आर लगा दो। आपने देखा इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, यानी क्या बनाएगा ये आर्थो पैरा प्रोडक्ट है। आर्थो पैरा का क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो अब आपको नॉलेज हो गया डियर स्टूडेंट्स, क्या नॉलेज हो गया कि ये जो CO2 है ये कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, ये आर्थो पर। ठीक है, चलिए अब होता ये है कि ये आर्थो पर भी अटैक कर सकता है ना, ठीक है, और पैरा पर भी अटैक कर सकता है। तो ये डिपेंड किस पे करता है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। इस टेम्परेचर पर यहाँ पर ये क्या करेगा, आर्थो पर ही अटैक करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब अटैक करेगा तो होता ये है कि यहाँ से H निकलता है। यहाँ से क्या निकलता है डियर, H निकलेगा। तो H पे चार्ज क्या होता है, उस पर भी प्लस चार्ज होता है ना। तो जो प्लस चार्ज होता है H पर, ठीक है, वो आप उसको कहाँ लिंक कर सकते हो, आप उसको इस तरह से देखिए, मैंने आपको बताया था CO2 के बारे में, ये देखिए, है ना, यहाँ पर बताया था C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड को आप इधर से इधर भेज दो तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। प्लस अगर अटैक करेगा तो वहाँ का H पॉजिटिव आप यहाँ पर लिंक कर सकते हो। यहाँ लिंक करोगे तो क्या हो जाएगा, ये COOH ग्रुप, यानी कि कार्बोक्सिल ग्रुप आप बना सकते हो। क्या बना सकते हो, कार्बोक्सिल ग्रुप बना सकते हो। ठीक है, अब लेकिन डियर यहाँ पर एक बात है, क्या कि जब CO2 का अटैक होता है यहाँ पर, तो आपको पता है कि यहाँ CH है तो यहाँ से H निकलेगा, तो वो उसको H पर यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ लिंक हो जाएगा। अगर वो ऑक्सीजन के साथ लिंक हो जाएगा, वह फिर से देखिए, मैंने बताने की कोशिश की आपको, यहाँ पर फिर से बता देता हूँ, ये देखिए, ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड CO2 है। इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट आपने ऐसे किया, इस पर प्लस आएगा, ये माइनस साइन आएगा। फिर से देखो, ये प्लस, इसको तो ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ पर O माइनस, तो वहाँ का जो H है वो यहाँ लिंक हो जाएगा। ठीक है, और जब यहाँ लिंक हो जाएगा तो ये तो ऑलरेडी लिंक हो ही चुका है बेंजीन रिंग से, है ना, तो इसका तो प्लस चार्ज खत्म हो चुका है। और जो नेगेटिव है, जब H पॉजिटिव से लिंक हो जाएगा तो कौन सा ग्रुप बन जाएगा, ये COOH ग्रुप, यानी ये बन जाएगा, है ना। ठीक है, लेकिन डियर यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पर एक प्रोसेस और है, क्या कि जब CO2 यहाँ पर आर्थो पोजीशन पर अटैक करता है, ठीक है, तो यहाँ पर H जो है यहाँ पर लगने की वजह से कार्बोक्सिल ग्रुप तो बना लेता है, लेकिन बाद में इसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है। रीअरेंजमेंट रिएक्शन होने से क्या होता है कि वहाँ का जो H है वो ऊपर Na की जगह पे चला जाता है, और Na का जो है ये Na इस H की जगह पर आ जाता है। तो होता क्या है, देखिए, फिर फॉर्मेशन इसका इस तरह होता है। देखिए, इस तरह से इसके फॉर्मेशन को आपको मैंने बता दिया। यहाँ हो जाएगा आप क्या, OH, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा COONA, ये हो गया। ठीक है, मैंने बताया था ना, CO2 जब अटैक करेगा तो यहाँ का H यहाँ लग जाएगा, COOH हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हुआ, रीअरेंजमेंट रिएक्शन हुई तो H ऊपर चला जाएगा, Na नीचे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा। अब इसका नाम क्या डियर, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम सैलिसिलेट। तो इसका नाम हो जाएगा यहाँ पर ये सोडियम सैलिसिलेट। ये देखिए, सोडियम सैलिसिलेट इसका नाम हो चुका है। ठीक है, अब ये जो सोडियम सैलिसिलेट इसका नाम हो चुका है, इसको हम वापस से थर्ड स्टेप में ले जाएंगे और यहाँ पर हम इसका एसिडिफिकेशन कराएंगे, इसको हम अम्लीकृत कराएंगे। चलो लाते हैं इसको। ये देखिए, इसका थर्ड स्टेप हम लेकर के आए, इस तरह से लाए, यहाँ पर इसको ऐसे लिख देते हैं। अब हम क्या कराएंगे इसको, देखो, हम डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करा सकते हैं, या फिर आपने कभी ध्यान दिया हो कि इसकी रिएक्शन होती है तो कैसे होती है, आप ज़रा सुने। H पॉजिटिव और H2 करके ऐसे लिख दिया जाता है, ध्यान देना आप, H पॉजिटिव एंड H2 ऐसे करके लिख दिया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब आप डाइल्यूट HCl से भी रिएक्शन करा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर HCl ले लिया और डाइल्यूट, ये इस तरह से। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से ये NaCl बाहर हो जाएगा, H यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो इस तरह से अब हमको मिलेगा सैलिसिलिक एसिड। ये देखिए, ये हो जाएगा यहाँ पर OH, और यहाँ पर हो जाएगा क्या, COOH, और यहाँ से क्या हुआ, NaCl बाहर हो गया, इस तरह से।
तो मालूम इसका नाम क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। ये देखिए, ये है सैलिक, है ना, सैलिसिलिक एसिड, ये सैलिसिलिक एसिड। तो ये जो सैलिसिलिक एसिड है ये अपन को पता चल गया। इसको कैसे बोल सकते हैं? 1,2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी इसको बोल सकते हैं। चलो लिख देता हूँ मैं यहाँ पर 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये हो गया। ठीक है। अब इस रिएक्शन में जो मैंने आपसे क्वेश्चन बोला था कि कोल्बे रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन है, तो आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। चलो, अब यहाँ पर ये जो कोल्बे रिएक्शन है, इसमें अगर हमको जो मेन प्रोडक्ट मिला है वो सैलिसिलिक एसिड मिला है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिए, इस सैलिसिलिक एसिड से हम एस्प्रिन का फॉर्मेशन करते हैं, इस सैलिसिलिक एसिड से हम सैलोल का फॉर्मेशन करते हैं, और इसी सैलिसिलिक एसिड से हम ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में रायमंड-टायमन रिएक्शन के बाद में। ठीक है, इससे पहले मैं आपको रायमंड-टायमन रिएक्शन को पढ़ा देता हूँ। ठीक डियर स्टूडेंट्स, चलिए तो देखो, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इस समय रायमंड-टायमन रिएक्शन। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, रायमंड-टायमन रिएक्शन में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि बताइए इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कौन सा है। तो आपने सोच लिया होगा कि कौन सा है। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। इसमें रायमंड-टायमन रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल यानी जो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होता है वो कार्बीन होता है। अब आपने इससे पहले सुना होगा डियर स्टूडेंट्स, क्या कार्बोकेटायन सुना होगा आपने? कार्बोकेटायन यानी कार्बन पर प्लस साइन होता है, ये सुना होगा आपने। आपने कार्बन पर माइनस साइन होता है तो उसको कार्ब एनायन बोलते हैं, ये भी सुना होगा। लेकिन कार्बीन जो होता है, कार्बन पर 2 शेयर पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, साथ में उसके पास एक लोन पे इलेक्ट्रॉन होता है, तो डियर इसको हम लोग बोलते हैं कार्बीन। तो यहाँ से आप जरा देखें कि कार्बन पर अगर प्लस साइन है तो उसको हम बोलते हैं कार्बोकेटायन, कार्बन पर अगर ये माइनस साइन है तो उसको बोलते हैं हम कार्ब एनायन, और कार्बन पर आप देखें यहाँ पर कि इसके कार्बन को अगर आप ध्यान से देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर और एक लोन पेयर है, यानी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन इस पर चार्ज भी कुछ भी नहीं है, यानी न्यूट्रल है, ये उदासीन है। और आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं कि ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता उसको हम इलेक्ट्रोफाइल की तरह ट्रीट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल ही होते हैं वो। ठीक है, तो इसका मतलब ये कौन है डियर? ये इलेक्ट्रोफाइल है ना। चलो, तो ये कार्बन बनेगा कैसे ये मैं आपको बता दूंगा इस रिएक्शन में, है ना। चलो, अब हम बात करते हैं रायमंड-टायमन रिएक्शन में। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस रिएक्शन को मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूं कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम लेते हैं फिनॉल को। ये मैंने इस तरह से फिनॉल को लिया, फिर मैं इसको रिएक्ट कराऊंगा यहाँ पर क्लोरोफॉर्म के साथ, ये देखो CHCl3। फिर मैं एक मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वस होता है उसको लूँगा मैं, NaOH एक्वस, ये मैंने ले लिया इतना। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट टेम्परेचर चाहें तो यहाँ पर हम ले सकते हैं कितना, 340 केल्विन। ठीक डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए ये 340 केल्विन, आप चाहें तो इसको 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड भी ले सकते हैं। ठीक है, यस, इसको हीट कर देंगे हम। अब डियर स्टूडेंट बात ये आती है कि आपको इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कहाँ दिख रहा है, तो मैं कहूँगा आपको कि डियर इसमें है इलेक्ट्रोफाइल, और इसमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है? वो इलेक्ट्रोफाइल है डियर कार्बीन। तो कार्बीन आपको किस में मिलेगा? इसमें मिलेगा। ठीक है, तो ये मैं बताऊंगा कार्बीन आपको कैसे मिलेगा। पहले मैं इसकी रिएक्शन को कंप्लीट कर दूं। ठीक है, देखो अब इसको हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं ये मैं आपको इसको ब्रेक करके बता देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें
तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक बात आती है, और वो ये आती है कि इसके अंदर ब्रेक CH Cl3 को मैं कैसे करूँगा। तो मैं इस तरह से ब्रेक करूँगा, CH Cl2 और यहाँ पर Cl, ये इतना पोर्शन जो है इसको मैं पॉजिटिव, इतने को मानूंगा मैं नेगेटिव। ये जो CH Cl2 है ये पॉजिटिव पार्ट माना मैंने इसको, और Cl को मैंने नेगेटिव पार्ट माना, क्योंकि मुझे पता है इसमें कार्बिन कहाँ है। ठीक है, इस CH Cl3 में कार्बिन कहाँ है जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, कार्बिन वो तो मैकेनिज्म में जब हमको एक्सपेंड करना होता है तब हम उसको यूज़ करते हैं, उसके बारे में और अच्छे से जानते हैं। अभी तो फिलहाल हमको इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है, लेकिन ये ज़रूर मुझे बताना है आपको कि कार्बन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो चलो डियर बता देता हूँ मैं आपको। आप सबसे पहले इस क्लोरोफॉर्म को देखें। ये जो क्लोरोफॉर्म है इसको कैसे लिख सकते हैं आप, ऐसे देखो HC, ये Cl, ये Cl और Cl आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, ये जो NaOH है इसका OH नेगेटिव जो होता है, ये OH नेगेटिव वो इसमें से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। कैसे कि ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर ट्रांसफ़र हो जाता है, तो ये H पॉजिटिव बना लेगा। ठीक है, और यहाँ इसके कार्बन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब इसके प्रोटॉन पर ये OH नेगेटिव ये अटैक कर देगा और यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेगा। अब देखेंगे आप, जब यहाँ से प्रोटॉन चला जाएगा तो उसके कार्बन पर साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव। तो अब देखो आप क्या लिख सकते हो इसको कि ये कार्बन तो है मगर इस पर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव। और Cl कितने डियर इसके पास, अभी इसके पास डियर 3 Cl है, ये देखिए। अब होगा क्या कि ये वाला जो बॉन्ड है ये आगे की तरफ ट्रांसफ़र कर दो, क्योंकि आपको पता है क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो जैसे ही ये बॉन्ड जो है आगे की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा तो इस Cl पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जो नेगेटिव है ये अब लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा कि ये देखिए Cl पर ये नेगेटिव साइन आ चुका है। अब ये जो है बॉन्ड ये लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए कैसे, ये देखना ध्यान से, ये एक Cl को मैंने ऊपर लिख दिया, यहाँ पर एक Cl को मैंने देखो ये यहाँ लिख दिया, और ये लोन पेयर यहाँ पर आ गया। तो डियर इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बीन। ये देखिए इसके पास 2 शेयर्ड पे इलेक्ट्रॉन है, एक लोन पेयर है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। तो ये होता है डियर क्या, कार्बन। समझ में आ गया। तो आपको कार्बन के बारे में पता चल गया कि इस क्लोरोफॉर्म में कार्बन प्रेजेंट होता है, इसलिए ये क्लोरोफॉर्म इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। ठीक, इसीलिए डियर मैंने क्या किया, इसको इस तरह से ब्रेक कर दिया। अब क्या होगा, अब वही बात कि फिनॉल है, फिनॉल में ये OH ग्रुप में सिंगल बॉन्ड है, तो ये जो CH Cl2 है ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा, है ना। और ये अटैक करेगा तो कहाँ अटैक करेगा, आर्थो पर। तो चलो आर्थो पर अटैक करा दो, यहाँ अटैक करेगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा डियर, यहाँ पर H निकलेगा, वो H इस Cl के साथ बाहर निकल जाएगा। तो चलो बाहर निकाल देते हैं, ये HCl आपने बाहर निकाल दिया और ये CH Cl2 का आपने यहाँ पर लिंक कर दिया। ठीक है, अब लेकिन जो नीचे प्रोसेस होता है तो ऊपर भी होगा। कैसे, ऊपर वाला प्रोसेस तो आपको पता ही है कैसे, कि यहाँ का H जो है ये OH के साथ वाटर बना लेता है और ये N इसके साथ लिंक हो जाता है, तो क्या बना लेगा वापस से, वही सोडियम फिनॉक्साइड। तो चलो अब आप उसको यहाँ लिख दीजिए, है ना। तो ये तो इजी था, पहले भी आप कर चुके हैं कोल्बी रिएक्शन में। तो ये हो जाएगा यहाँ पर क्या, ONA, ये सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। नीचे जो CH Cl2 ने अटैक किया था, यहाँ से H निकला, वो HCl के साथ HCl बना लिया। ठीक है, ऊपर से वाटर निकला तो उसको मैंने प्लस H2 भी कर दिया, है ना। अब क्या हुआ, ये CH Cl2 यहाँ मैंने लिंक कर दिया, ये है CHCl2। तो ये जो CH Cl2 है ये इस रायमंड टाइमन रिएक्शन का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है और इसको हम लोग बोलते हैं बेंजल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको हम, बेंजल क्लोराइड। ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम इसको फिर से लाएंगे और हम अब इसको रिएक्ट कराएंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एक्वस NaOH के साथ। तो चलो इसको लेकर आते हैं हम, ये लेकर आए इस तरह से।
ठीक है, ये लेकर आए हम। अब हम इसको रिएक्ट कराएंगे डियर क्या, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एक्वस NaOH के साथ। तो ये यहाँ पर मैंने ऐसे कर लिया NaOH इस तरह से। अब डियर होगा क्या, वो भी ज़रा ध्यान देने वाली बात है, बहुत ध्यान से समझिएगा प्लीज़ इसको आप। होता ये है कि जब इस एक्वस NaOH के साथ आप रिएक्ट कराते हैं तो इसमें 2 फिनोमेना एक साथ होते हैं। कैसे कि यहाँ से तो 2NaCl बाहर हो ही जाता है, ये देखो मैं बाहर कर दिया 2NaCl, लेकिन ये यहाँ पर जो ये 2 OH हैं, ये देखिए OH को कैसे लिख सकते हैं आप, OH और OH, तो ये दोनों OH जो है इससे लिंक हो जाते हैं, यानी CH से, है ना। कैसे लिंक हो जाते हैं इसको अगर आपको मैं बताऊं तो देखिए समझ आ जाएगा आपको किस तरह लिंक हो जाते हैं। एक बार ज़रा देखिए प्लीज़, ये इस तरह लिंक हो जाएंगे। यहाँ पर ONA था, यहाँ पर आपने देखा कि ये Cl2 चला गया, CH बचा, और CH से यहाँ पर जो 2 OH थे वो इस तरह लिंक हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा प्लीज़, ये देखिए OH और OH। तो यहाँ पर क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या होता है, निकल जाता है। तो जब वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो यहाँ CHO ग्रुप अब इंट्रोड्यूस हो जाएगा, CHO ग्रुप अब आ जाएगा। तो क्या हुआ देखिए, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से जो H2 निकला था, यहाँ प्लस H2 तो कर ही दीजिए आप, और इंट्रोड्यूस क्या हुआ यहाँ पर, CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप। तो उसको क्या कर सकते हैं हम, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर ONA हो गया और यहाँ पर हो गया ये CHO ग्रुप। तो यहाँ पर जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना अब वो क्या है, बेंजल्डिहाइड। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको वापस लेकर के आते हैं और अब यहाँ पर हम कराएंगे इसका एसिडिफिकेशन कराएंगे। ठीक है, तो चलो इस थर्ड स्टेप में लेकर के आते हैं, इसे हम लेकर के आए और यहाँ पर ये ONA और यहाँ हो जाएगा CHO, और हम फिर से वही जो मैंने आपसे कहा था कि इसको H पॉजिटिव और H2 करके लिखते हैं, है ना। और फिर यहाँ पर हम इसकी रिएक्ट कराते हैं, या फिर आप बताया था मैंने आपको कि HCl डाइल्यूट ले लीजिए, एक ही बात है ना। तो क्या होगा, सीधी सी बात है कि यहाँ का NaCl यहाँ से बाहर हो जाएगा, H यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये देखो ये इस तरीके से ये हो जाएगा O और हो जाएगा H, और यहाँ पर हो जाएगा डियर ये CHO। ठीक है, हो गया OHCHO। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इसका नाम जरा याद रखिए, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। पहले जो निकला था वो तो निकाल ही देते हैं डियर हम लोग, NaCl। अब इसके नाम क्या क्या हो सकते हैं ज़रा सोचिए आप। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, मैं लिख देता हूँ सारे नाम, नो प्रॉब्लम। आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, एक तो आप इसको ये बोल सकते हो। ठीक है, दूसरा इसको क्या बोल सकते हैं आप, देखिए 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये भी इसको बोल सकते हैं आप, ये भी बोल दिए, IUPAC नाम आ जाएगा, ये डेरिवेटिव नाम था 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये भी आपने कह दिया। फिर डियर एक काम और कर सकते हैं हम, इसको हम लोग मालूम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आर्थोसेलिसल्डिहाइड, ये इसका नाम है। यस, इसको हम लोग बोलते हैं आर्थोसेलिसल्डिहाइड, ये सेलिसल्डिहाइड, ये हो गया। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर जब इसमें आर्थोसेलिसल्डिहाइड बनता है तो क्या पैरा भी बनता होगा। यस यस यस, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये रायमन टायमन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें आर्थो प्रोडक्ट तो बनता ही है, एज वेल एज पैरा प्रोडक्ट भी बनता है। लेकिन आपको यहाँ पर एक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस रायमन टायमन रिएक्शन में जो मेन प्रोडक्ट होता है वो आर्थो प्रोडक्ट होता है, यानी कि जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, आर्थो। इसलिए हम आर्थो को लिखते हैं, हम पैरा को नहीं लिखते हैं। और बाकी अदर रिएक्शंस में कभी आप गौर करना, जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, पैरा होगा, वो आर्थो नहीं होता है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे ही हम लोगों को क्या नॉलेज मिलता है। अब डियर स्टूडेंट देखिए क्या होता है, अगर मैं आपके सामने ये रिएक्शन है, रायमन टायमन रिएक्शन, आपको NCERT के अकॉर्डिंग तो ऐसे ही करना है जैसे मैंने दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि डियर स्टूडेंट्स
अगर आपको इसको एक स्टेप में रिएक्शन करना हो इसको, तो क्या आप कर सकते हैं? थोड़ा सोचिए दिमाग से, क्या आप इस रिएक्शन को एक स्टेप में कर सकते हैं? चलो डियर, बिल्कुल कर सकते हैं आप, क्यों नहीं कर सकते? चलो करते हैं हम लोग। अब आप देखिए इसमें करना क्या है। देखो, एक बार हमने फिनॉल लिया, यस। एक बार हमने क्लोरोफॉर्म लिया, यस। अब NaOH कितनी बार लिया? अरे भाई 1 एंड देयर इज 2, 3 टाइम, बस ले लो, आंसर आ जाएगा। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, अब जैसे हम आपको एक ही स्टेप में इस रिएक्शन को करके बता रहे हैं, है ना। देखो भाई, डियर स्टूडेंट्स, आप जितने भी लोग हैं लालच में मत आ जाना इस रिएक्शन को देख के कि 3 स्टेप छोड़ो, चलो एक ही कर लेते हैं। जानते हैं एग्जामिनर आपको मार्क्स कम देगा या देगा ही नहीं, है ना। तो आपको डियर 3 स्टेप्स ही करना है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ नॉलेज के लिए, ठीक है। कंपटीशन के अंदर हमें शॉर्टकट मेथड भी आना चाहिए। अब देखिए ये OH हो गया डियर, और यहाँ पर ये CHCl3 हो गया, और हम यहाँ पर लिखेंगे 3NaOH, ये एक्वस। और डियर इसको हम 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने बताया था आपको, ठीक है। इतना तो हीट करना पड़ेगा, या फिर आप चाहें तो 340 केल्विन, वही केल्विन में कन्वर्ट कर दो, नो प्रॉब्लम। अब डियर ज़रा ध्यान दीजिएगा प्लीज़। देखो करना क्या क्या है वो बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको जो बाहर करना है वो बताता हूँ क्या बाहर करना। 3NaCl धीरे से बाहर कर दीजिए आप, ये बाहर हो जाएंगे 3NaCl, है ना। तो यहाँ से आपने देखो 3NaCl को बड़े प्यार से बाहर कर दिया। अब क्या बचा आपके पास? CH, और यहाँ जरूर ध्यान दीजिए डियर, यस। हाउ मेनी ऑक्सीजन? भैया 3। हाउ मेनी हाइड्रोजन? भैया 3। अब जरा प्यार से देखिए कि ये CH और ये O, ये अटैक करेगा कहाँ पर? अरे भाई आर्थो पर भी अटैक करेगा और पैरा पर भी अटैक करेगा। तो यहाँ से H निकलता है, ये तो यहाँ से, ये यहाँ से, एक ही बात है। वो H इसको दे दो आप, तो कितने H हो जाएंगे? 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, यानी कि 2H2 को आप बाहर निकाल सकते हो। तो भैया आपने 2H2 को बाहर निकाल दिया, ये देखिए। अब आपको पता है कि इसमें CHO आर्थो पर भी जुड़ रहा है और पैरा पर भी जुड़ रहा है, मगर मैंने आपसे क्या कहा था कि आर्थो प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट, तो बस आर्थो को लिख लो आप, पैरा को छोड़ दो। चलो शुरू करते हैं। इसीलिए हम एरो के इस तरफ लिखते हैं आर्थो। ये देखिए आप इस तरह से OH और ये CHO, यानी ऐसे कर दिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने देखा आर्थो सैलिसाइल्डिहाइड, ये हमारा क्या है? मेजर प्रोडक्ट, यानी कि मेन प्रोडक्ट। ये इस तरह से हमने इसको कर लिया, ये मेन प्रोडक्ट हमारा हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि हम चाहें तो डियर इसको एक स्टेप में भी कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ अगर आप CBSE NCERT को बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर इसमें 3 स्टेप ही यूज़ करना है, जो कि मैंने अभी आपको समझाई थी, ठीक है। ये पहली स्टेप है डियर स्टूडेंट्स, ये इसकी सेकंड स्टेप है, और डियर ये इसकी थर्ड स्टेप है जिसमें हमने इसको बनाया, ठीक। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी आपने इसको तो देख ही लिया, चलिए हम आगे चलते हैं, ठीक। डियर स्टूडेंट्स इस समय हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, प्योर फिनॉल कलरलेस होता है, लेकिन एयर के कांटेक्ट में आके वो पिंक कलर्ड हो जाता है, और फिर बाद में वो डार्क कलर्ड यानी डार्क रेड हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, फिनॉल का ऑक्सीकरण। चलिए अब हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर ये हेडिंग है हमारे पास, यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। आप ज़रा यहाँ पर इस ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल को देखें तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे फिनॉल को इस तरह से, ये हमने फिनॉल को कुछ इस तरह से ले लिया। हम ये देखो फिनॉल को लेने के बाद हम यहाँ पर क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में अगर इसका ऑक्सीडेशन कराएं तो पहले क्या होगा वो देखते हैं। आपको पता है, आप यहाँ पर K2Cr27 या फिर आप चाहें तो
Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 ले सकते हैं आप, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो Na2Cr27 प्लस H2SO4 ये आपने ले लिया, ठीक है। आप K2Cr27 प्लस H2SO4 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्रोमिक, ये क्रोमिक एसिड। अब इनसे नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है डियर, जनरेट होता है। इनसे हमें क्या प्राप्त होता है, नवजात ऑक्सीजन। चलो उसको लिख लेते हैं हम, यहाँ पर हमने 2 नेसेंट ऑक्सीजन लिख लिए। अब होता क्या कि हमारे पास में ये 2 ऑक्सीजन है, तो ये जो एक ऑक्सीजन है ये हम जब यहाँ लाते हैं, यानी ये इस हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा, तो यहाँ से H, ऊपर से H है ना, और ये एक ऑक्सीजन, क्योंकि आपको पता है जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा। ये ऑक्सीजन जैसे ही यहाँ पर अभिकृत होता है, ठीक है, तो यहाँ का H, ये वाला H और ये O वाटर मॉलिक्यूल क्या बना लेते हैं, बनाकर बाहर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर अब ये भी मालूम है रीअरेंजमेंट रिएक्शन में आता है। इसमें क्या होता है कि मैंने बताया आपको कि जैसे ऑक्सीजन यहाँ अटैक करता है तो वहाँ का H हट जाता है। आपको पता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बनता है, डबल बॉन्ड, यानी कि लाइक दिस, ऐसे बन गया। अब यहाँ का H और ये वाला H, ये ऑक्सीजन जब निकल के वाटर बना लिया था इन्होंने, तो ऊपर भी कार्बन ही बचा था, है ना। और अब ऑक्सीजन किससे लिंक हो जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से, ये देखिए। तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए हम यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बना देते हैं। अब जानते हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डाइकीटोन है ना। अब देखो यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, इसका नाम है क्या वैसे, इसको हम लोग बोलते हैं पैरा बेंजो क्विनोन। इसका नाम है पैरा बेंजो क्विनोन, ये इसका नाम है। और डियर याद रखिएगा जो पैरा बेंजो क्विनोन है ये पिंक कलर्ड का होता है, यानी कि ये पिंक कलर्ड, यानी कि ये गुलाबी रंग का होता है। और ये जो फिनॉल होता है ये रंगहीन होता है, यानी कि कलरलेस होता है, ठीक डियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर एक बात है जो समझना है आपको कि यहाँ पर जब फिनॉल का हम क्रोमिक एसिड के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराते हैं तो पिंक कलर्ड यानी कि पैरा बेंजोक्विनोन का ही फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर हम इस फिनॉल को एयर के कांटेक्ट में लाते हैं तो डियर याद रखिए कि पहले पैरा बेंजोक्विनोन की वजह से पिंक कलर्ड बनता है, और उसके बाद ये जो पैरा बेंजोक्विनोन है ये फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर लेता है और ये फिनोक्विनोन का फॉर्मेशन करता है, और फिनोक्विनोन का फॉर्मेशन करने की वजह से वो डार्क रेड कलर का हो जाता है। अगर हम इसको एयर से रिएक्ट कराते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर ये देखिए हमने यहाँ पर फिनोल ले लिया इस तरह से, ठीक है, और हम इसको O2 से रिएक्ट कराते हैं और यहाँ लिख देते हैं हम एयर, ये देखो। तो बिल्कुल रिएक्शन वैसी होगी जैसे पहले हुई थी, कैसे, OO है ना। तो क्या होगा आपको पता है यहाँ पर क्या होता है, CH होता है ना यहाँ पर C और H, तो इसको H को यहाँ पर मैंने बाहर निकाल दिया। अब देखिए यहाँ का H और ये ऑक्सीजन, ये सब क्या हो जाएंगे सर, वाटर बना लेंगे और ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो नेचुरल आपको पता है सिंगल ऑक्सीजन ऑलवेज अटैच बाय द डबल बॉन्ड, अकेला ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ता है। तो आप इसको क्या करोगे, इस तरह से आप लिंक कर दो, ये देखो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और वैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए आप ऐसे कर दीजिए, वाटर मॉलिक्यूल को आप बाहर निकाल दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा, ये पैरा बेंजोक्विनोन बन जाएगा। याद रखिएगा पैरा बेंजोक्विनोन, नॉन मतलब कीटोन, ठीक है। अब ये जो कलर होता है इसका वो क्या होता है, पिंक कलर्ड होता है। अब ये जो पैरा बेंजोक्विनोन है, लिख देता हूँ मैं इसको एक बार फिर से, पैरा बेंजोक्विनोन। ये जो आपको पैरा बेंजोक्विनोन नज़र आ रहा है ये फिनोल के 2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके फिनोक्विनोन का फॉर्मेशन करता है। कैसे, ज़रा ध्यान से देखिएगा आप। पहले अपन इसको ऐसे कर लेते हैं,
ये देखिए, इसको ड्रॉ कर लूँ इस तरह से, ये मैंने पैराबेंजोक्विनोन बना दी। अब मैं इसको रिएक्ट कराऊंगा किसके साथ? फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल के साथ। यहाँ देखें ज़रा ध्यान से, ऐसे कर दिया मैंने, और यहाँ पर बॉन्ड 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 बना दिया, O और H कर दिया। इसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ पर ही मैंने ऐसे ही किया, यहाँ पर ये देखिए O एंड H, और यहाँ पर बॉन्ड मैंने इस तरह से कर दिए। ठीक है, अब देखना होता क्या है कि ये पैराबेंजोक्विनोन है, ये फिनॉल है, ये फिनॉल, तो पैराबेंजोक्विनोन जो है फिनॉल के 2 मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक हो जाता है, लाइक दिस। ये क्या डियर यहाँ पर? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या डियर? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक होने की वजह से क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये फिनोक्विनोन बना लेता है। ये देखिए, ये फिनोक्विनोन, ये फिनोक्विनोन बना लेता है, और उसी की वजह से इसका डार्क रेड कलर होता है, यानी गहरे लाल रंग का होता है, डार्क रेड कलर। ठीक डियर स्टूडेंट्स? यस। अब डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको यहाँ पर एस्प्रिन, ठीक है, सेलोल, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, ये सिखाऊंगा, तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक डियर स्टूडेंट्स? यस। अब देखिए, हम बात करेंगे वापस से कोल्बे रिएक्शन में। तो कोल्बे रिएक्शन में आपने देखा था जो मेन प्रोडक्ट था वो क्या था? वो सैलिसिलिक एसिड था। ठीक है स्टूडेंट्स? यस। अब जरा देखिए, अब हम फॉर्मेशन ऑफ एस्प्रिन कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं फॉर्मेशन ऑफ एस्प्रिन आपको बता दूँ कि डियर कैसे करना है। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले मैं लूँगा यहाँ पर फिनॉल। ये इस तरह से मैंने लेना है फिनॉल, ठीक है, और उसके ऊपर अगर मैं COOH लगा दूँ तो नेचुरल इसको क्या बोलेंगे? सैलिसिलिक एसिड। ये हो जाएगा सैलिसिलिक एसिड, ये सैलिसिलिक एसिड। और आपको पता है सैलिसिलिक एसिड इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ कोल्बे रिएक्शन। ये कोल्बे अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद है। अब क्या होगा कि सैलिसिलिक एसिड से बनेंगे सब, एस्प्रिन, सेलोल, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। तो मैं क्या करूँगा, मुझे बनाना है जैसे एस्प्रिन, तो मैं इसको रिएक्ट करूँगा सबसे पहले एसिटिक एनहाइड्राइड से, लाइक दिस। ये देखिए, CH3CO, यहाँ पर CH3CO ऐसे, और यहाँ पर मैं प्रेजेंस लूँगा यहाँ पर कंसनट्रेटेड H2SO4 की। ठीक है, अब क्या होगा, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब भी आपको इसको ब्रेक करना हो एसिटिक एनहाइड्राइड को, तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना प्लीज़, क्या कि ब्रेक कैसे करोगे, इसको ब्रेक करना आपको आना चाहिए कि ब्रेक कैसे करोगे। तो आप एक काम करिए कि यहाँ पर CH3COO, इसको आप इतने को नेगेटिव मानो, इतने को आप पॉजिटिव पार्ट मान लो। अब देखना, यहाँ से H जो है ये इसके साथ मिलकर क्या बनाएगा? एसिटिक एसिड बना लेगा। ठीक, और ये COCH3 यहाँ पर लिंक हो जाएगा H के निकलने के बाद। तो नेचुरली यहाँ क्या बनेगा, ये देख लीजिए आप, यहाँ पर जो बनेगा ये देखिए OCOCH3, ये बन गया, ये CH3 है, ठीक है, और COOH तो था ही, निकला क्या भाई यहाँ पर CH3COOH, यानी कि एसिटिक एसिड बाहर निकल गया। ये देखो, मालूम इसका नाम क्या है? तो नेमिंग जो होती है इसी को हम लोग बोलते हैं एस्प्रिन। तो पहले तो एस्प्रिन बोल ही दो, ये देखो एस्पिरिन। ये जो एस्प्रिन है ये एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक, ये दर्द निवारक एवं ज्वरनाशक, ठीक है, औषधि की तरह ये उपयोग में आती है, यानी कि मेडिसिन है ये, एंटीपायरेटिक एज वेल एज एंटी, जैसे मैंने बोला आपको, एंटीपायरेटिक है, एनाल्जेसिक है, और इसका यूज़ होता है ब्लड को पतला करने के लिए। जिन लोगों को हार्ट अटैक आ चुका है या फिर हार्ट अटैक आने की पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है, उन लोगों को ये एस्प्रिन टैबलेट दी जाती है ब्लड को पतला करने के लिए, खून को पतला करने के लिए। ठीक है, चलिए अब हम इसका IUPAC नाम की बात करते हैं। तो IUPAC नाम क्या होगा इसका? देखो, 1,2 एसीटो ऑक्सी बेंजोइक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा डियर 2, यहाँ पर लिख दो एसीटो ऑक्सी। देखो इसका नाम याद है, 2 एसीटोक्सी, एसीटो ऑक्सी, देखो उसका नाम याद रखना। देखो 2 एसीटो ऑक्सी है ना, 2 एसीटो ऑक्सी बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड, ये इसका नाम है। नाम कैसे करते हैं? देखो 2 एसीटो ऑक्सी बेंजोइक एसिड, ये इसका नाम है, 2 एसीटो ऑक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब ये तो मैंने बता दिया आपको इसके बारे में। अब हम बात करेंगे यहाँ पर किसके, 2 एसीटो ऑक्सी बेंजोइक एसिड, ये इसका नाम है, 2 एसीटो ऑक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब ये तो मैंने बता दिया आपको इसके बारे में। अब हम बात करेंगे यहाँ पर किसके,
ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन की बात करते हैं पहले, ठीक है। तो ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के लिए क्या करेंगे, हम मिथाइल अल्कोहल को रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, सेलिसिलिक एसिड के साथ। तो देखो जल्दी जल्दी, OH COOH, और हम इसकी रिएक्शन कराएंगे CH3OH के साथ। प्रेजेंस किसकी लेंगे भाई, प्रेजेंस लेंगे हम यहाँ पर डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस लेते हैं। अच्छा एक बात ध्यान रखना कि जब आप एस्पिरिन का फॉर्मेशन करते हो तो ये CH3CO काटेगा, आपने टॉप पे कराया था, यानी OH यानी H को रिप्लेस किया था ना CH3CO से। लेकिन बाकी का आप थोड़ा याद है, सेलुल का फॉर्मेशन जो होता है, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन का फॉर्मेशन होता है, उसमें ये वाले H रिप्लेस होते हैं, ऊपर वाले नहीं होते, ठीक है। तो चलो अब आप ये वाले H को रिप्लेस कर दो, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से H2 बाहर कर दो, ठीक है, और CH3 के साथ लिंक कर दो। तो नेचुरली क्या होगा, आप देखें यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ पर हो जाएगा OH और यहाँ पर हो जाएगा COOCH3, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल सैलिसिलेट। निकला क्या था डियर यहाँ से, वाटर, तो आप वाटर को आप यहाँ लिख दो, इसका नाम लिख दीजिए मिथाइल सैलिसिलेट, ये इसका नाम है। और इसी को हम लोग बोलते हैं ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ठीक है। ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, मिथाइल सैलिसिलेट। ये मालूम है पेन किलर होता है, ये भी जैसे ऑइंटमेंट होते हैं, जैसे मरहम होता है ना, जैसे नाइस जेल, नोबल जेल, मूव, है ना, ये मेन कंटेंट है मिथाइल सैलिसिलेट, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ठीक है। चलिए अब हमारा आज का आखिरी टॉपिक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेलोल। सेलोल देखो ये इंटरनल एंटीसेप्टिक है, ठीक है। कैसे होता है इसका फॉर्मेशन, चलो करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए OH और यहाँ COOH, ये हो गया सैलिसिलिक एसिड, और इसकी रिएक्शन करेंगे हम यहाँ पर फिनॉल के साथ, और मालूम किसकी प्रेजेंस में, फास्फोनाइल क्लोराइड यानी POCl3 की प्रेजेंस में। ये देखो अटैक वही यहाँ पर होगा, तो यहाँ से H और OH ये बाहर कर दो और जोड़ दो इसके साथ, है ना। ये देखिए आप, ये देखिए ये OH और यहाँ COOC6H5, ये देखिए, ठीक है, और यहाँ से H2 बाहर निकल गया, इसका नाम है फिनाइल सैलिसिलेट, ठीक है डियर, इसका नाम है फिनाइल सैलिसिलेट, ये फिनाइल सैलिसिलेट। और ये इंटरनल एंटीसेप्टिक होता है, यानी आंतरिक प्रतिरोधी है ये, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेलोल। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।